कर रहा है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बयान दिया कि अल कर्द अल हसन आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है और हिजबुल्लाह के बैंक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही देखे जाएंगे, भले वो टेररिस्ट एक्टिविटी में हो या ना हो। अगर वो पैसा दे रहे हैं हम लोग के लिए तो वो भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ऐसा योव गैलेंट का कहना है। अल कर्द अल हसन बैंक पर बड़ा हमला इजराइल ने कर दिया है। अल कर्द बैंक के कई ब्रांचेस पर हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह का बैंक माना जाता है अल कर्द अल हसन, जिसके ऊपर हमला किया गया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। राजधानी बेरूत में बने हुए इस अल कर्द अल हसन बैंक पर हमला किया गया है। उधर हिज्ब की नोट फैक्ट्री स्वाहा कर दी गई है। हिजबुल्लाह का वित्तीय ढांचा इजराइल उड़ा चुका है। अल कर्द अल हसन बैंक पर इजराइल की बमबारी। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा बैंक था अल कर्द अल हसन। बेरूत में एयरपोर्ट के पास हिजबुल्लाह का बैंक था और हिजबुल्लाह को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग यहां हो रही थी। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या अल कर्द अल हसन बैंक पर हमला करके फाइनेंशियल एसेट्स को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाना इजराइल को कोई मदद दे पाएगा? क्या इसके जरिए हिजबुल्लाह को पंगु किया जा सकेगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? नहीं, ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई है और इजराइल जाहिर है कि हिजबुल्लाह नामक आतंकी संगठन को पूरी तरीके से आंतरिक रूप से कमजोर कर देना चाहता है, उसे खोखला कर देना चाहता है और उसकी जो आर्थिक रीढ़ है उसके ऊपर भी अब उसने चोट करना शुरू किया है। अल कद्र अल हसन एसोसिएशन जो बैंक है, ये जाहिर है कि हिजबुल्लाह को फंड प्रोवाइड कराता था और इस बैंक में ईरान के पैसे बहुत आते थे और ईरान इस बैंक के माध्यम से भी और अनेक एनजीओस के माध्यम से, अनेक जो लेबनान के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बड़ा पैसा हिजबुल्लाह को भेजता था। और इजराइल की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो अल कद्र अल हसन एसोसिएशन बैंक को तो हिट कर ही रहा है, साथ ही साथ वो कई ऐसे एनजीओस की भी के बारे में भी खुलासा करने वाला है कि वो किस तरीके से हिजबुल्लाह को ईरान के पैसे प्रोवाइड कराते थे। और लेबनान में आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह एक स्टेट विद इन स्टेट की तरीके से था। यद्यपि ये नॉन स्टेट एक्टर है और एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन अगर इसका हिजबुल्लाह का लेबनान में इतना ज्यादा डोमिनेंस है कि उसकी बात ही वहां पे चलती है। जो वहां पे जो लेबनान की जो सरकार है, वहां की सेना है, उसके सामने हिजबुल्लाह के सामने कोई महत्व नहीं है। हिजबुल्लाह ही वहां पर सारा कुछ संचालित करता है। तो ये जो इसका जो स्वरूप है वो एक स्टेट विद इन स्टेट जैसा रहा है। और इस जाहिर है कि एक बात और भी मैं यहाँ पे अवश्य ऐड करना चाहूंगा कि हिजबुल्लाह विश्व का सबसे अधिक वेपनाइज्ड आतंकी संगठन है। जी इसके पास जी। बड़ी संख्या में हथियार हैं, 1,50,000 की संख्या में। इसके बाद मिसाइल्स, ड्रोन्स और उसमें की कई लॉन्ग रेंज की जो क्रूज मिसाइल्स हैं, जाहिर है कि सारी की सारी ये जो वेपनरी है वो ईरान के द्वारा दी गई है। इसके पास ईरान का दिया गया बहुत पैसा है, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह अन्य देशों में चलाता है उससे भी ये पैसा आता है। तो जाहिर है कि अब इजराइल के द्वारा ये जो बड़ी कार्रवाई हिजबुल्लाह के विरुद्ध की जा रही है उसमें उसकी आर्थिक रीढ़ पर भी चोट पहुंचाने का जो उसका प्रयास है वो बहुत बड़ा एक कदम है। और पीके मेरा ऐसा सहगल सर, मानना है पीके सहगल सर, अद्रकल अल अल हसन बैंक पर यह हमला और लातिनी नदी के आगे तक खदेड़ने की इजराइल की प्लानिंग हिजबुल्लाह को, आप क्योंकि आप एक लंबे वक्त तक रहे हैं, वरिष्ठ पद पर रहे हैं सेना में, तो आपको आर्मी और मिलिट्री प्लानिंग आपको अच्छी तरीके से इजराइल की समझ में आ रही होगी। इजराइल की आईडीएफ आखिर चाहती क्या है? क्या वो लेबनान में घुसकर, क्योंकि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर मिलते हैं, ईरान और इजराइल की तरह नहीं जिनके बीच में 2000 किलोमीटर की दूरी और केवल हवाई लड़ाई हो। क्या इजराइल अब जमीनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के साथ, कि पहले उसके एसेट्स कमजोर करे, उसके बंकर्स तोड़े, उसके बाद जमीनी लड़ाई शुरू करे? देखो, उसकी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है। सबसे पहले तो हवाई हमलों के माध्यम से, बंकर बस्टर बॉम्ब्स के माध्यम से उसने उसके जो लीडरशिप है उसको खत्म किया है। पहले उसने लीडर्स को खत्म किया है, ये सोचकर कि उनका मोरल और मोटिवेशन गिर जाएगा, लेकिन ना तो उनका मोरल गिरा है ना ही मोटिवेशन गिरा है। नए लीडर्स जो उससे भी ज्यादा खूंखार हैं वो खड़े हो चुके हैं। हिजबुल्लाह जो है एक सोच है और उस सोच को डिमोलिश इजराइल नहीं कर सकता। दूसरा भी बड़ी जबरदस्त उसकी कोशिश है स्ट्रेटेजी की, उनके पास जितना भी पैसा है, कहा जाता है कि मनी मेक्स अमेरिका रन, उस पैसे को बर्बाद किया जाए, उस पैसे को खत्म किया जाए।
उसके बावजूद भी उसको उस माफी की सक्सेस नहीं मिलेगी जिसकी उसकी उम्मीद है। उसको उम्मीद है कि किसी ना किसी तरीके से हमास जो है और हिजबुल्लाह जो है घुटने टेक दे और उनकी शर्तों के अनुसार वहां पे सीज फायर हो जाए। किसी प्रकार से भी मेरे मुताबिक वो हिजबुल्लाह या हमास इसराइल की शर्तों को कबूल नहीं करेंगे, उनकी शर्तों को किसी प्रकार से नहीं मानेंगे, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले। मेरे मुताबिक ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी नहीं है। यस, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि किसी भी मुस्लिम देश या अरब देश जो है वो इनके इनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन प्राइमरली इज अ क्लैश बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। ये जो लड़ाई हो रही है, इट इज बिटवीन द जूज ऑन वन साइड एंड द आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अदर साइड। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बिटवीन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड द क्रिश्चियन वर्ल्ड नहीं है। ये बिटवीन टू आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस या तीन आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग हौथी या चौथा ईरान भी गिन लो और बाकी जो रेजिस्टेंस फोर्स है जिसमें सीरिया भी इराक में आता है, इनके बीच में और इजराइल के बीच में। लेकिन जो पैसा है जो पैसा है हिजबुल्लाह का जिसे खत्म कर रहा है इजराइल, या खत्म करने की जगह उस डॉलर को अगर इजराइल जब्त कर लेता है अपने जमीनी ऑपरेशन में तो वो भी एक बड़ी चोट होगी। और जब पैसा नहीं होता है तो कई सारे ऑपरेशंस धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि बेरूत में अस्पताल के नीचे खुफिया बंकर की बात आईडीएफ ने कही है। बेरूत के अल साले अस्पताल के नीचे बंकर है। बंकर में नसरल्ला का ठिकाना होने का दावा किया गया है। हालांकि नसरल्ला जिंदा नहीं है, लेकिन एक ठिकाना इसके नीचे दावा किया गया है। अस्पताल पर हमला नहीं करने का प्लान हालांकि अभी सामने रखा गया है, जैसा गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई में आईडीएफ ने किया भी था। पीके सहगल साहब, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। ये बंकर स्ट्रेटेजी हमास ने भी वही अपनाई हुई है, हिजबुल्लाह ने भी वही अपनाई हुई है, हुतीज ने भी इसी तरीके से अपना सारा कुछ सिक्योर किया हुआ था। ये लोग इसी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं और पैसा भी वहीं रख रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये सारा पैसा या इजराइल जब्त कर ले या फिर इजराइल इसको तबाह कर दे, तो क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह जो अभी है उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा और फिर उसे कंट्रोल करना आसान होगा? मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से वो जब्त कर सकता है इस पैसे को। ये पैसा बेरूट के सेंटर में है और अगर अपनी ग्राउंड फोर्सेस को वहां उतारता है तो 100% वो मारे जाएंगे। इसराइल साफ तौर पे जानता है कि इस पैसे को जब्त नहीं कर सकता, लेकिन इसको बर्बाद कर सकता है, बड़े पैमाने पर इसको नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान भी जो है गोल्ड के ऊपर नुकसान नहीं होगा। और वो आज के माहौल में बड़े पैमाने पर उन्होंने शिफ्ट भी कर लिया होगा कई जगह पर अलग अलग तरीके से। दूसरा, उसको बड़े पैमाने पर ये पैसा जो है ईरान से मिलता रहेगा, टर्की से मिलता रहेगा, सीरिया से मिलता रहेगा और कई और देशों से, शायद चाइना से भी मिल जाएगा, रशिया भी दे सकता है। इसमें उनकी क्षमता फॉर द टाइम बिंग तो कम हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। टेम्परेली जो है वो कम हो जाएगी। इसराइल जो छोटी छोटी बैटल्स टेक्टिकल बैटल जीत रहा है, जो बड़ी लड़ाई है मेरे मुताबिक, और बड़ी लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी, बहुत दूर तक चलेगी। और वो बड़ी लड़ाई वास्तव में जो वॉर है, इसराइल जीत पाता है या नहीं पाता है, इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। मेरे मुताबिक छोटी बैटल्स, जितनी बैटल्स हैं, सेवरल बैटल्स कॉन्स्टिट्यूट अ वॉर, वो बैटल्स इसराइल जीत रहा है। लेकिन वॉर मेरे मुताबिक इसराइल को जीतना अभी बहुत लंबी वॉर चलेगी और एज ऑफ टुडे वो नामुमकिन लगता है। इमीडिएट एम्स जो है नेतन्याहू के वो 3 है। एक तो अपने सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए, दूसरा उसकी कोशिश है कि जो उनको मोमेंटम मिला है उस मोमेंटम को मेंटेन करे, और उनकी कोशिश है कि इनके हमास के, हौथीज के और हिजबुल्लाह के घुटने टिका दे। पिछले कुछ दिनों में आईडीएफ को जो सक्सेस मिली है, जहां इस्माइल हानिया को निपटाया, उसके बाद उसके सक्सेसर याह्या सिनवार को खत्म किया, इस बीच नसरुल्लाह को भी खत्म कर दिया। लेकिन संजीव जी, मैं इस मुद्दे को तो आपके सामने रख रहा हूं कि कमर तोड़ने की कोशिश इजराइल कर रहा है हिजबुल्लाह के उस पैसे से, जो पैसा उसको डायरेक्ट चैनल से तो नहीं मिलता, लेकिन चोरी छुपे मिलता है, डॉलर्स में मिलता है, जिसे वो छुपा के रखता है, फिर इस्तेमाल करता है अपनी एक्टिविटीज के लिए। पैसा जाहिर सी बात है कई सारे ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है। मैं इसको जोड़ रहा हूं ब्रिक्स समिट से लेकर। ब्रिक्स समिट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। वहां पर रूस है, वहां पर चीन है, वहां पर ईरान भी इस बार मौजूद है, वहां पर सऊदी अरब भी इस बार मौजूद है। हालांकि सऊदी अरब न्यूट्रल अपना पोजीशन बनाए हुए है, लेकिन रूस, चीन और ईरान एक ऐसा रुख रखते हैं इस वॉर को लेकर जहां पर कुछ ऐसे संकेत आ सकते हैं जो शायद ट्रबल कर सकते हैं भारत को भी।
क्या आप ये कड़ियां जोड़ते हुए देख रहे हैं कि अब बहुत कुछ उलझने वाला है आगे? देखिए, वेस्ट एशिया के जो हालात हैं वो काफी जटिल हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, और भारत की इन हालातों पर बहुत ही पैनी नजर है। और भारत वेस्ट एशिया के विषय पर भी स्पष्ट रूप से कह चुका है कि जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, तो आतंकवादियों के खिलाफ तो जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए और उसके विरुद्ध युद्ध जारी रहना चाहिए। लेकिन जहां तक स्टेट टू स्टेट जो एक्टर्स हैं उनके बीच के जो विवाद के जो विषय हैं, उसको डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ ही हल करना चाहिए। ये बात भारत लगातार कह रहा है। और भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अभी हाल के समय में एक साक्षात्कार के दौरान ये कहा था कि वेस्ट एशिया में भी यदि जो स्टेट पार्टीज हैं, चाहे वो इजराइल हो, ईरान हो, अन्य राष्ट्र हो, वो यदि भारत से इस बात का अनुरोध करते हैं कि भारत एक कम्युनिकेशन का जो चैनल के रूप में अपनी भूमिका को अदा करे, तो भारत इसके बारे में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं, ईरान के साथ भी हमारे गहरे और प्रगाढ़ संबंध हैं, और भारत अपने एक माध्यम बन सकता है, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने की दिशा में, और वो उस संदर्भ में भी भारत की भूमिका में महत्वपूर्ण देखता हूँ। वेस्ट एशिया के जो हालात हैं वो लगातार आने वाले समय में भी तनावग्रस्त बने रह सकते हैं, क्योंकि ये जो आतंकी संगठन है वो इजराइल के ऊपर आने वाले समय में बड़े खतरे पैदा करेंगे। और इजराइल सिक्योरिटी गारंटीज को स्थापित करने के लिए उसने हमास को तो पतन की अवस्था में पहुंचा ही दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल की जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रहेंगी, क्योंकि इजराइल को इस बात की आशंका है कि हिजबुल्लाह भी 7 अक्टूबर जैसा कोई कारनामा, कोई इसी तरीके की साजिश रच सकता है। और जाहिर है कि इनकी जो सोच है वो इजराइल को आइसोलेट करने की है, उसकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तोड़ने की है और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की है। अब तक तो सर ऐसे में ऐसा नहीं हुआ था, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल और ईरान और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नेशंस जो राष्ट्र हैं उनमें दोफाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। कौन किसकी साइड ले रहा है वो दिख रहा है। रूस, चीन और ईरान या बाकी कुछ एक मुस्लिम राष्ट्र कहाँ जा रहे हैं सब समझ में आ रहा है, और नाटो और अमेरिका और बाकी कंट्रीज कहाँ जा रहे हैं। भारत ने अभी बहुत एक बीच का सधा हुआ रास्ता अपनाया है, लेकिन कब तक वो देखना होगा, क्योंकि बड़ी खबर यह कि इजराइल लेबनान संघर्ष पर